Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the common base amplifier. Dear followers, इससे पहले हम कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन मीटर एम्पलीफायर को पढ़ चुके हैं। अब ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस एम्पलीफायर। इसके अंदर बेस जो है वो कॉमन है और इनपुट जो है वो मीटर पे दी जाती है और आउटपुट कोलेक्टर से ली जाती है। इसकी जो कुछ खासियतें हैं इस कॉन्फ़िगरेशन की, एक तो ये है कि इसका करंट गेन जो है वो 1 के इक्वल है, लेकिन इसका वोल्टेज गेन हाई है और वो नॉन इन्वर्टिंग है। दूसरा, इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो है। तो इसकी एक अपनी एप्लीकेशन है। अगर आपके पास इस तरह के सोर्सेज हैं जिनकी आउटपुट जो है रेजिस्टेंस वो लो हो, तो उसके साथ अगर आप कोई चीज़ अटैच करना चाहें तो उसके साथ अगर इस एम्पलीफायर को आप अटैच करेंगे तो क्योंकि उस सोर्स की आउटपुट लो होगी और इसकी इनपुट लो होगी, तो ये इन दोनों का जो मैच है वो अच्छी इम्पीडेंस मैचिंग बेहतर होगी और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आइए देखते हैं कि कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट किस तरह का है। देखें, जैसा कि बुनियादी तौर पर हमारी जो वोल्टेज डिवाइडर बायस का सर्किट है, इसे आप वाकिफ हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनपुट है वो C1 कैपेसिटर के ज़रिए से मीटर को दी जा रही है, जबकि आउटपुट जो है वो कलेक्टर से C2 कपलिंग कैपेसिटर के ज़रिए से ली जा रही है। और अगर हम AC के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से बेस जो है वो बेसिकली ग्राउंड है। अब आप देखें कि जो इनपुट सिग्नल बेस इमीटर पे प्रोवाइड किया गया है, ये आउटपुट पे काफ़ी एम्पलीफाइड है। ना सिर्फ ये एम्पलीफाइड है बल्कि इसका ये नॉन इन्वर्टिंग है। यानी कि आपने देखा था कि जब हमने कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज गेन देखा तो वो वोल्टेज गेन खासा था, जैसे इसका है उसका भी इसी तरह था, लेकिन वहाँ पे 180 का फेज शिफ्ट था और हम कह रहे थे कि आउटपुट एम्पलीफाइड है बट इन्वर्टेड है। और यहाँ पे भी आउटपुट एम्पलीफाइड है लेकिन नॉन इन्वर्टिंग है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये इन फेज हैं बिल्कुल। दूसरा आप ये देख सकते हैं, हम इस पे बात करते हैं वोल्टेज गेन पे। वोल्टेज गेन जो है वो आपको पता है वो एम्पलीफिकेशन ऑफ वोल्टेज AV से शो होता है, आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट क्योंकि कलेक्टर से है तो VC ऊपर वोल्टेज जो है वो आउटपुट में VC होगी और इनपुट क्योंकि एमीटर पे है तो इनपुट पे VE होगी। अब जो VC है वो सिंपली आपको पता है वो IC/RC के इक्वल है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो R के साथ C जो है वो स्मॉल आया है सबस्क्रिप्ट में, जब ये कैपिटल आता है तो इससे मुराद सिर्फ ये वाला रजिस्टर है जो आपने जिसको कलेक्टर रजिस्टर कहते हैं। लेकिन जब ये R के साथ C स्मॉल आता है तो दरअसल इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, सॉरी दो रजिस्टर्स हैं। एक RC यानी कलेक्टर रजिस्टर है और दूसरा RL मतलब लोड रजिस्टर है। तो इन दोनों का जो पैरेलल लगे होने का इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड RC। वो स्मॉल c से शो किया जाता है और इससे मुराद ये होती है कि यहाँ पे दोनों बेसिकली मौजूद है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कि R स्मॉल c इज इक्वल टू R कैपिटल C पैरेलल टू RL। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब कोई दो चीज़ें सीरीज में होती हैं, वहाँ पे जो छोटी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की वो इग्नोर कर दी जाती है और बड़ी रिटेन कर ली जाती है। लेकिन जब कोई दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होती हैं तो वहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस होती है वो इग्नोर कर ली जाती है, क्योंकि दो रास्ते हैं तो जाहिर है करंट जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रास्ता होता है वो उसकी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसका ज़्यादा रुझान या टेंडेंसी जो है वो लो रेजिस्टेंस की तरफ होगी, वेरी लो की तरफ। इसलिए अगर हम देखें तो VC जो है वो IC/RC के इक्वल है और इसी तरह VE IE/RE के इक्वल है। तो यहाँ पे भी आप जिस तरह ऊपर R स्मॉल c लिखा है, नीचे भी उसी तरह से आप R स्मॉल E लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा जाता क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो मीटर की है लेकिन दूसरी मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब हम ये देखेंगे
आपको पता है कि हम अक्सर जो है वो जो कलेक्टर करंट होता है ये एमीटर करंट के तकरीबन बराबर होता है। इससे पहले इक्वल का साइन था, लेकिन अगर हम तकरीबन बराबर को कहें तो हम आई सी को जो है वो आर ई में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ जो सिंबल है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर पुट कर देंगे। वो बेसिकली वो चाहता है कि सेम वो आपस में करंट को करंट से कैंसिल कर दे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारी जो वोल्टेज गेन है वो आर सी ओवर आर ई, स्मॉल आर ई प्राइम पैरेलल टू आर ई हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि अब इनमें से आपको पता है कि जो आर ई है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत स्मॉल आर ई के। तो लिहाजा इसकी वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसकी निस्बत देखें यहाँ पे भी यही जिक्र किया गया है कि आर ई वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर ई प्राइम। तो लिहाजा जब ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये इग्नोर हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रास्ता इग्नोर हो जाता है और सिर्फ ये रह जाएगी। तो इक्वेशन हमारी देखें वोल्टेज गेन की आर सी और आर ई प्राइम। अब दोबारा से उसने आर सी को भी यहाँ एक्सप्लेन किया है। उसने बोला है कि ये दोनों वहाँ पे पैरेलल में होते हैं, तो लिहाजा अब यहाँ से इनको नहीं छेड़ा गया, क्योंकि अब ये हम पे है कि हम जो है आर एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है और आर सी की वैल्यू सिचुएशन के मुताबिक हम क्या रखते हैं। तो लिहाजा जो भी उन दोनों की वैल्यूज होंगी उन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें एक्सक्यूज मी, और उसको डिवाइड कर दें, तो डेफिनेटली आप देखें कि ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी और ये जो डिवाइड कर रहा है डिनोमिनेटर ये आर स्मॉल ये रेजिस्टेंस काफ़ी लो है, तो लिहाजा डिनोमिनेटर जब वैल्यू छोटी हो तो आपको पता है आपका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि इसका वोल्टेज गेन हाई है। अब उसके बाद अगर इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली आर इन मीटर है, क्योंकि इनपुट मीटर पे है इस दफ़ा हमारी, हम इनपुट मीटर पे दे रहे हैं, लिहाजा आर इन मीटर कहलाएगी। इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस जो कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की होगी उसे आर इन कलेक्टर, इसी तरह आर इन बेस भी आप देखेंगे। अब ये ज़ाहिर है वी इन ओवर आई इन होगी, वी ओवर आई जो है ये आर होता है, तो वी इन जो है वो वी ई है। अभी हमने ये देखें ऊपर हमने ये लिखा है वी इन जो हमारी वी ई है एक्सक्यूज मी, और आई इन जो है वो इनपुट पे क्या आपकी मीटर पे करंट क्या है वो आई ई है। तो वी ई जो है वो आई ई देखें इसके इक्वल होता है, ऊपर भी हम लिख चुके हैं, और आई की जगह आई से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास पीछे क्या बचेगा, यही जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, एक मीटर रेजिस्टेंस एंड एक इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस। अब ये फिर वही बात आ जाएगी कि दोनों पैरेलल में। अब क्योंकि ये वैल्यू आर ई जो है मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है बनिस्बत मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो लिहाजा ये इग्नोर हो जाएगी और सिर्फ जो मीटर की इनपुट रेजिस्टेंस है वो सिर्फ जो है वो मीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाए। अप्रॉक्सीमेट इसलिए हमने किया है, हाँ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। तो अब आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वैल्यू तो काफ़ी कम वैल्यू है, तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जो आर ई की वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है वो यहाँ पे ये जो तकरीबन की बात है वो दोबारा यहाँ से की गई है कि आर ई इज टिपिकली मच ग्रेटर देन आर ई प्राइम, सो द assumption that आर ई prime parallel to RE, that's approximately equal to RE। ये क्योंकि एक्चुअली ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि 100% जो है वो करंट इस रास्ते को अख्तियार करता है और इस तरफ बिल्कुल ही नहीं जाता। बिल्कुल ही ना जाने के लिए तो ज़रूरी है कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो या ओपन सर्किट हो, लेकिन एक्चुअली थोड़ी सी चली जाती है। लेकिन आप ये समझें कि अगर वो 2% चली गई और 98% रह गई तो हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। दैट्स वाई पर हम सिंपल जो है वो अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। इसी तरह से अगर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो आउटपुट रेजिस्टेंस तो सिर्फ जो है वो आउटपुट हमारी कहाँ पे है, कलेक्टर से ले रहे हैं, तो कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस है वो आर सी है, तो ये सिर्फ आर सी पे ही डिपेंड करता है। करंट गेन की बात करें तो करंट गेन आपको पता है इनपुट करंट जो है वो मीटर करंट है, आउटपुट करंट जो है वो कलेक्टर करंट है। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि मीटर करंट तकरीबन कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये तो वन ही रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्योंकि इक्वल होते हैं तो लिहाजा अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल करंट गेन होता है। अब वोल्टेज गेन आपको पता चल चुका है और करंट गेन वन है, लिहाजा पावर गेन जो है वो बेसिकली वोल्टेज गेन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि करंट गेन तो है ही वन है। सो एज आपको पता है कि पावर गेन वो जो है वो इक्वल होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट के।
आई होप कि आपको इस टॉपिक की बेहतर समझ आएगी होगी और इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये एग्जांपल 6.11 जो है ये आप सॉल्व करें और इसमें तमाम रेजिस्टेंसेस की और इवन जो आपका ट्रांजिस्टर है उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे या इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में और जो है मदद मिलेगी और आप इसको मल्टी सिम के ऊपर या वर्क बेंच के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं और उससे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको यकीनी इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच।